हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि स्पेशली नेट और गेट बच्चों के लिए है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे बहुत अच्छा क्वेश्चंस आते हैं। और ये एक टॉपिक है जो बहुत बच्चों का डाउट रहता है, मतलब बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो हम वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है क्या, क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टॉपिक को लेके बहुत ही कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि कंफ्यूज होने के लिए ही इस टॉपिक को बनाया गया है। मतलब टॉपिक में इतना कंफ्यूजन है कि बच्चे बहुत गलती कर बैठते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज हम ओवरऑली क्या क्या हमें पढ़ना है और क्वांटम केमिस्ट्री क्या होता है, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, किस लिए हम पढ़ते हैं, और उसमें क्या है उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके पीछे का फिलोसफी, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि टॉपिक पढ़ने से पहले उसके पीछे क्या क्या चीज़ हुआ है, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहना जरूरी है। और आप मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। फिलोसफी में जो आएगा, कुछ चीज़ों से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एग्जाम में। समझ में आया? मेनली गेट एग्जाम में आता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। मत समझना कि ये ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं सिर्फ ये करने के लिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो पहले हम जैसे पढ़ते हैं सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस के बारे में आप जान लीजिए कि नेट एग्जाम में 18 टू 24 मार्क्स का सिर्फ क्वांटम से ही क्वेश्चन आता है। 18 से 24 मार्क्स का सिर्फ क्वांटम से ही क्वेश्चन आता है। और गेट एग्जाम में 4 टू 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको पता है नेट का फुल मार्क्स कितना रहता है, 200। गेट का फुल मार्क्स रहता है 100। तो यहाँ पे 100 में से 4 टू 6 मार्क एक ही टॉपिक से आ रहा है, और नेट में भी 18 टू 24 मार्क्स आ रहा है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ोगे तो आपका लॉस है। ठीक है, तो पहले हम इसका सिलेबस पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। आपके नेट और गेट के पर्सपेक्टिव में क्या क्या आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री एंड इट्स फिलोसॉफी। ठीक है, कि क्या है उसके पीछे, क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आ गया जिसमें हम मेनली हमारा केमिकल उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसका फिलोसॉफी क्या है। दूसरा है, हम सेकंड में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, कि क्या क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। क्योंकि आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में दो चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैसे एक इक्वेशन को आप मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, और कैसे उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का जरूरत है। जो जो जरूरत है मैथमेटिक्स का क्वांटम में, सब में पहले ही आपको बता दूंगा। उसके बाद आएगा ऑपरेटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑपरेटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ऑपरेटर्स एंड इट एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेशन के बारे में और हॉर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में हम पढ़ेंगे आइजन फंक्शन एंड आइजन वैल्यू इक्वेशन एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज।
ठीक है। तो आइजीन फंक्शन क्या होता है, आइजीन वैल्यू क्या होता है और उनका इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें एक चीज आएगा जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रैकेट अलजेब्रा। ब्रैकेट अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स। क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूं, देन हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑर्थोगोनैलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्या होता है ये सब, उसके बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और उसको क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 8 नंबर में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टाइम डिपेंडेंट, दूसरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमें मेनली पढ़ना है किसके बारे में, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो उसको SWE लिख दे रहा हूं मैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड इट्स ट्रीटमेंट इन फर्स्ट में पढ़ेंगे हम पार्टिकल इन ए बॉक्स के बारे में, जिसमें हमारा 1 डायमेंशनल बॉक्स, 2 डायमेंशनल बॉक्स और 3 डायमेंशनल बॉक्स, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होगा, अनहार्मोनिक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे, पर उसको नहीं लिख रहा हूँ सिलेबस में क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब जितना चाहिए मैं बता दूंगा, पर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हम बहुत स्ट्रेस देके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम रिजिड रोटर के बारे में एंड पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, एटम्स के। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल इन ए बॉक्स पढ़ेंगे,
तो ये क्या बताता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में, क्या बताता है ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। हार्मोनिक ऑसिलेटर बताता है वाइब्रेशनल मोशन के बारे में, ठीक है। और मेरा रिजिड रोटर बताता है रोटेशनल मोशन के बारे में, ठीक है, मोशन के बारे में। और फाइनली हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसका एप्लीकेशन, उसका एनालिसिस क्या होगा, मतलब एनर्जी क्या मिलेगा, उस टाइप का हम पढ़ेंगे कि उसका एनर्जी स्टेट क्या क्या होगा, उसके लिए वेव फंक्शन क्या क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में। देन आएगा हमारा पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टनलिंग के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टनलिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला यूनिट खत्म हो गया, मतलब इसमें आपका बेसिक ये सब आप पढ़ चुके हो, मतलब ये ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। इसके बाद जो आएगा, जो जो पढ़ेंगे हम, वो आपको पढ़ाया नहीं गया है ग्रेजुएशन में। पीजी में आपको पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ जगह पे नहीं भी पढ़ाया जाता है, मतलब डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो वो वाला पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता है अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे परटर्वेशन के बारे में। तो परटर्वेशन में दो आएगा, एक आएगा फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन, दूसरा आएगा सेकेंड ऑर्डर परटर्वेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में हम पढ़ेंगे वेरिएशन प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, कि वेरिएशन प्रिंसिपल और एक टाइप का क्या है अप्रोक्सीमेशन मेथड है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन हमें और क्या क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इन दोनों को आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, पर यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, उसका क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पढ़ेंगे। क्यूएम मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच क्या होगा पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स पढ़ना है, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच में कैसा होगा, उस हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ये पढ़े भी होंगे, पर उसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन आएगा मेरा
हॉकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आता है, नेट में भी गेट में भी, और नेट में तो हर वक्त आता है, मतलब एक क्वेश्चन मिनिमम है हॉकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आया होगा। नेक्स्ट आएगा हॉकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इट्स application in studying conjugated systems। उसके बाद 16 नंबर में हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड हॉकेल थ्योरी के बारे में, एक्सटेंडेड हॉकेल थ्योरी के बारे में। देन 70 नंबर में आएगा पॉली एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब इन सब का क्वेश्चन एक एक मस्ट आता है, मतलब गारंटी आएगा एग्जाम में। देन 18 नंबर में हम पढ़ेंगे स्लेटर्स रूल के बारे में, ठीक है। देन फाइनल हमारा जो एंडिंग के टाइम में हम थोड़ा पढ़ लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बोर रेडियस, बोर, ये उससे बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो उसका बेसिक्स तो हम पढ़ लेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे एक्स्ट्रा देखिए। एक तो बेसिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे क्या टर्म सिंबल क्या होता है उसके बारे में, उसके बाद सिलेक्शन रूल के बारे में। देन हम पढ़ेंगे उसका स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या क्या स्पेक्ट्रम आएगा उसके बारे में। और फाइनली हम पढ़ेंगे क्या जीमैन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है क्वांटम केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हमें पढ़ना है हॉकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, एक्सटेंडेड हॉकेल थ्योरी पढ़ना है, पॉलिस एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल पढ़ना है, स्लेटर रूल पढ़ना है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें पहले बेसिक्स आ जाएगा जो आपका था, आपने पढ़ा होगा, +2 से पढ़ के आ रहे हो, बोर थ्योरी पढ़ा था। उसके बाद आपने जो ये पढ़ा था कि स्पेक्ट्रा, वो यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में कि क्या हो रहा है स्पेक्ट्रा, टर्म सिंबल क्या होता है पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल क्या होता है पढ़ेंगे, जीमैन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में, उससे भी क्वेश्चंस आता है, इसलिए उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, इतना ही आपका सिलेबस है, वही पढ़ेंगे, वहां से ही आपका नेट में क्वेश्चंस आ जाता है और गेट में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री सिंपली है हमारा एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन होगा, केमिस्ट्री में एप्लीकेशन मतलब जनरली क्या होता है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि मेनली इलेक्ट्रॉन का क्या चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हमारा रिएक्शन होता है, आया ना, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सब तो हमारा रिएक्शन होता है ना। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तब किसका पार्टिसिपेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है जनरली। तो हमें मेनली क्या पढ़ना है क्वांटम केमिस्ट्री में कि एटॉम का स्ट्रक्चर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, मतलब जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब है।
तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उनके ऊपर क्या क्या लॉ अप्लाई होगा, उनके ऊपर क्या क्या एजम्पशन अप्लाई होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं किसका, हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल का। तो क्वांटम मैकेनिक्स सिंपली क्या होता है जानिए कि दो टाइप का मैकेनिक्स रहते हैं। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा होता है मेरा क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है आपको पता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स छोड़ दीजिए, मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल्स ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस इन मोशन। अगर कोई भी चीज मोशन में है तो उनका ऑब्जर्वेबल्स को क्या करना है, स्टडी करना है। ऑब्जर्वेबल्स मतलब क्या है, उनका एनर्जी हो सकता है, उनका मोमेंटम हो सकता है, उनका पोजीशन हो सकता है, उनका वेलोसिटी हो सकता है, वो सब चीज को पढ़ने को बोलते हैं क्या, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स दो टाइप का आएगा, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमारे जो मैक्रो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करते हैं, माइक्रो के लिए यूज करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। मैक्रो मतलब क्या, मैक्रो मतलब जैसे मैं हूं और आपका प्लैनेट है, नहीं तो आपका बुक है, आपका क्या है, पेन है, या आपका क्या बोल सकते हो हम, जो अर्थ है, मतलब जो भी आप देख रहे हो, आपका जो गाड़ी चला रहे हो वो गाड़ी है, ये सबको बोलते हैं क्या, मैक्रो ऑब्जेक्ट। तो मैक्रो ऑब्जेक्ट का स्टडी करने को बोलते हैं क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स की, उसका ऑब्जर्वेबल्स में क्या क्या चेंज हो रहा है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता है मेरा, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। आप सबने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। पर क्या हुआ, जब हम न्यूटन लॉ को अप्लाई किए माइक्रो पार्टिकल के ऊपर, माइक्रो पार्टिकल मतलब ये नानो भी हो सकता है और फेम्टो भी हो सकता है, मतलब स्मॉल पार्टिकल के ऊपर जब इसको हमने क्या किया, न्यूटन लॉ को हमने अप्लाई किया, तो देखा कि वो न्यूटन लॉ को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो न्यूटन लॉ को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या किया गया कि कुछ एजम्पशन दिया गया, कुछ पोस्टुलेट दिया गया, मतलब जिसका प्रूव नहीं था, उन्होंने एक पोस्टुलेट सोचा कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो रहा है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसलिए इसका ऐसे प्रॉपर्टी रह रहा है। तो कुछ एजम्पशंस दिया, और जब उनको हमने कंपेयर किया मेरा एक्सपेरिमेंटल डाटा से और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, तब हमको पता चला कि ये एजम्पशन सही है या गलत है। तो एजम्पशन हमने बनाया, उसको हमने कंपेयर किया हमारा ऑब्जर्वेशन से, और वहां से हम पोस्टुलेट देना शुरू कर दिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसीलिए क्या होता है, पोस्टुलेट्स होता है, मतलब एजम्पशंस दिया रहता है। पर हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें लॉ रहता है, मतलब ये ट्राई एंड टेस्टेड है, मतलब इसको पूरा प्रूफ किया गया है। पर यहाँ पे क्या होता है, एजम्पशन दिया गया है और ऑब्जर्वेशन के साथ उसको सिर्फ कंपेयर किया गया है। इसीलिए बहुत सारा पोस्टुलेट रहता है क्वांटम मैकेनिक्स में जिसका प्रूफ नहीं है, मतलब जिसको आप थियोरेटिकली प्रूफ कर भी नहीं सकते, पर आपको उसको सही मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए आ गया क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, मैक्रो के लिए आ गया क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स। और एक चीज आया, और एक इंटरेस्टिंग चीज आया, सुनिए क्या है। तो आपने सुना होगा कि वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में, मतलब एक अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई क्वांटम पार्टिकल है, तब उसका वेव प्रॉपर्टी भी रहता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी भी रहता है, हाँ या ना। तो क्या हो गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ओनली पार्टिकल नेचर और वेव नेचर देखते हैं हम। तो उसमें क्या है, न्यूटन लॉ पार्टिकल नेचर को बताया और मैक्सवेल लॉ और मैक्सवेल थ्योरी बताया वेव के लिए सिर्फ, मतलब सिर्फ पार्टिकल होगा, नहीं तो सिर्फ वेव होगा। किसने बताया, न्यूटन लॉ ने बताया पार्टिकल के बारे में, मैक्सवेल थ्योरी ने बताया किसके, वेव के बारे में।
पर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या एग्जिस्ट करता है, वेव पार्टिकल डुअलिटी एग्जिस्ट करता है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जो माइक्रो सब्सटेंसेस और जो माइक्रो स्पेसीज और जो माइक्रो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, उन सब का क्या रहेगा, उन सब का हमारा पार्टिकल नेचर भी रहता है और वेव नेचर भी रहता है। समझ में आया? तो इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली एक को पार्टिकल ले रहे हैं और उसका काम तमाम कर दे रहे, नहीं तो एक को वेव ले रहे हैं तो वेव अगर लिया तो वेव का इक्वेशन सब इसमें यूज हो गया, इसमें अगर पार्टिकल लिया तो पार्टिकल का सब इक्वेशन यूज हो गया। पर इसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी आ रहा है, मतलब इसमें हमें दोनों को यूज करना है, वेव का इक्वेशन भी पार्टिकल का भी इक्वेशन भी, दोनों को यूज करके दोनों को हमें इंटर रिलेटेड करना है, दोनों को हमें एक रिलेशन में लाना है जिसमें दो क्या हुए, दो ये जो है प्रॉपर्टी है वो इंटर रिलेटेड हो या इंटरलिंक्ड हो, तो ही हम इसको पढ़ सकते हैं। समझ में आया? तो ये तो था बेसिक ये कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मेनली फिजिक्स में पढ़ाया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत सारे चीज, पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट आ जा रहा है, इसीलिए हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन के बारे में सब चीज पढ़ते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन से लेके, बॉन्ड टूटना से लेके, नया बॉन्ड बनना से लेके, कोई भी रिएक्शन होना है इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट क्या है, गारंटीड है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसलिए हमें भी इसको पढ़ना जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट। एंड क्या करना है, उसका जो ऑब्जर्वेबल्स है जैसे मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, पोजीशन हो, एनर्जी हो, उसके बारे में भी हमें जानना है। वो हम जान पाएंगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या हुआ देखिए, पहले सब स्टार्ट हुआ लाइट से, सब स्टार्ट हुआ किससे, लाइट से। तो लाइट को पहले वेव मानते थे, लाइट को पहले क्या मानते थे, वेव मानते थे। समझ में आया? लाइट को पहले वेव मानते थे, पर क्या हुआ, प्लैंक जो थे हमारा साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट है प्लैंक, उन्होंने बोला कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी रहता है। कैसे बोला? उन्होंने बोला कि जब लाइट है वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को मिलके कॉन्सिस्ट करता है, वो स्मॉल ऐसे पैकेट एनर्जी को लेके वो कॉन्सिस्ट करता है, और ये जो पैकेट्स होते हैं उन पैकेट्स को बोलते हैं क्या, फोटोन्स। उन पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन्स। फोटोन्स है क्या, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये जो फोटोन होता है, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, एनर्जी होता है उन्होंने बोला h न्यू। तो मेरा लाइट को उन्होंने बोला कि बहुत सारे फोटोन्स मिलके मेरा लाइट को कंसिस्ट करते हैं, और जो एनर्जी ऑफ मेरा लाइट है वो कुछ मल्टीपल ऑफ h न्यू है, EH न्यू है। तो प्लैंक ने अपना लॉ दिया कि पैकेट एनर्जी पैकेट्स के हिसाब से वो फॉर्मेशन कर उनको रहता है, ना कि वो वेव की जैसा होते हैं, क्योंकि वेव मेरा कंटिन्यूअस रहता है, वेव मेरा क्या रहता है, कंटिन्यूअस। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, आया ना। पैकेट्स जैसा अगर टूटा है, पैकेट है, तो इसमें क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, आया ना, डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। पर वेव सिर्फ होता तो उसमें क्या आता है, कंटिन्यूस आता। मतलब यहां से आया मेरा क्या, पार्टिकल प्रॉपर्टी आ गया, किसका, लाइट का। तो हमें पता है कि लाइट मेरा रिफ्लेक्शन भी करता है, रिफ्रैक्शन करता है, डिफ्रैक्शन करता है, इंटरफेरेंस करता है, ये सब करता है। कुछ एग्जांपल दिया। तो ये सब प्रॉपर्टी किसका होता है, वेव का होता है, हाँ या ना। ये सब प्रॉपर्टी किसका होता है, वेव का होता है।
हाँ या ना? तो इसीलिए हमने बोला लाइट वेव है। ये सब पहले देखा था तो बोला लाइट वेव है, पर प्लांक ने बोल दिया कि ऐसे क्या करते हैं, ऐसे वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी देते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या इसको पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट एनर्जी रहता है, उसका डिस्क्रीट एनर्जी रहता है। समझ में आया? डिस्क्रीट एनर्जी मतलब क्या है, ये जो एन है, एन का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो ये हो गया एच न्यू, 2 अगर पुट किए तो 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, 5 एच न्यू, इस टाइप का एनर्जी रहेगा, उसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट एनर्जी। तो एनर्जी जो रहता है वो डिस्क्रीट रहता है, ठीक है। इसमें और एक डिफरेंस देखिए कि लाइट अगर वेव है तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, वैल्यूज ऑफ एनर्जी है उसके पास, मतलब जितना भी पॉसिबल वैल्यू है उतना डिफरेंट टाइप का वैल्यू का एनर्जी रह सकता है, तो वो वेव होता है। पर प्लांक ने जब बोल दिया कि डिस्क्रीट एनर्जी रहेगा, मतलब कुछ स्पेसिफिक एनर्जी रहेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस आ गया कि अगर एच न्यू का मल्टीपल है तभी वो क्या होगा, वो एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इन दोनों से हुआ हमारा स्टार्ट हो गया एक कॉन्सेप्ट साइंटिफिक कम्युनिटी में कि लाइट हैज डुअल नेचर, मतलब लाइट का डुअल नेचर है। क्या क्या नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आइंस्टाइन आए। तो आइंस्टाइन ने क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का के बारे में एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया। तो ये जो प्रूफ था आइंस्टाइन को, इसी प्रूफ के लिए ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम के लिए ही उनको नोबेल प्राइज मिला था। उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, उनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज, ठीक है। तो उन्होंने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, वेव और ये क्या हुआ। तो प्लांक का उन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने जो डाटा मिला उसको लेके उन्होंने थ्योरी बनाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली क्या होता है, एक मेटल का सरफेस रहता है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसके ऊपर हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो जब एनर्जी देंगे हम तो क्या होगा, इसके सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, तो उसका जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है, उसका सरफेस को इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसको ही बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने देखा कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लाइट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो आप बोल सकते हो लाइट दे दिया, लाइट वेव जैसा आया, उससे टकराया, उसको बाहर निकाल दिया, ऐसा आप बोल सकते हो। पर आप सोचो अच्छी तरह से, आप अच्छी तरह से इसको सोचो। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो लाइट है उसको अगर हम एक स्पेसिफिक एनर्जी है जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, और वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, उसको वर्क फंक्शन को फाई भी लिखते हैं, कुछ जगह पे डब्ल्यू भी लिखते हैं। अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी दें, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन है उससे अगर हम ज्यादा एनर्जी दें तो ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको उन्होंने लिख दिया एच न्यू नॉट। क्या लिख दिया, एच न्यू नॉट। तो उन्होंने बोला कि एच न्यू नॉट से अगर हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला
कि मेरा जो एच न्यू है वो अगर ग्रेटर देन एच न्यू नॉट हुआ, मतलब इसको एनर्जी लिख दीजिए, वो अगर ग्रेटर देन एच न्यू नॉट हुआ देन एनर्जी विल बी, क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आके इससे टकराया तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा वैल्यू है तो ये इसको बाहर कर देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, हाँ या ना, उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा कि कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल गया, क्योंकि इससे अगर कोई कॉलिजन होता है तो इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। उस काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने लिखा, काइनेटिक एनर्जी को लिखा ई के। तो लिखा कि जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो होगा ई माइनस डब्ल्यू, मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी होगा कि इनका डिफरेंस जितना रहेगा उतना जो एनर्जी बच गया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो इलेक्ट्रॉन को ये जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा तो ये क्या होगा, बाहर चला जाएगा मूव करके, क्योंकि इसको हमें मोशन मिल जाएगा। तो ये कब होता है, अच्छी तरह से देखिए, अगर हमारा क्या लाइट अगर पार्टिकल नहीं होता, कॉलिजन कब होता है, जब ऐसे ऐसे करके दोनों क्या हुआ, बॉडी जब टकराए, दो पार्टिकल अगर टकराएंगे तो कॉलिजन होगा और मूव करेगा। पर यहां पे क्या हो रहा है, अब देखिए एनर्जी आके टकरा रहा है, मतलब लाइट आके टकरा रहा है, तब क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो यहां से मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा लाइट का कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। तो इन्होंने ये इक्वेशन दिया, ठीक है। तो यही है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन से क्वेश्चंस आता है बीच बीच में, बहुत रेयर आता है पर यहां से भी क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो वेयर हम लिख सकते हैं म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और म्यू जीरो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप लिख लीजिए थोड़ा इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेव थ्योरी बोलता है, क्या बोलता है कि जब कोई वेव आके किसी को टकराएगा तो एमिशन जो होगा वो इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, मतलब वो कुछ टाइम के बाद होगा। पर यहाँ पे देखिए जब ये आके टकरा रहा है तभी क्या हो रहा है, हमारा एमिशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, मतलब हमारा एमिशन हो रहा है। तो एमिशन जब हो रहा है तो उससे पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस एमिशन हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एमिशन सिर्फ वेव के लिए नहीं होता, वो पार्टिकल के लिए होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ये पार्टिकल है। उसके बाद देखिए हम जितना एनर्जी देंगे इसको, मतलब जितना एच म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा उतना मेरा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसीलिए एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है। और लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, पहला पॉइंट है। तो इंसिडेंट रेडिएशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारा
इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर देखिए, पर और एक चीज देखिए आप, अभी एक अच्छा चीज देखिए कि मेरा इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा इंटेंसिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड के ऊपर, क्योंकि जितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा उतना ही क्या होगा, मेरा इंटेंसिटी ज्यादा होगा। समझ में आया। तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एमिट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा इंटेंसिटी होगा। सिर्फ ये जानने के लिए बोल दिया था। तो ये होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये वाला सिर्फ इक्वेशन आपको जानना है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमारा जो लाइट है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, मतलब वो वेव टाइप रहता है, उसका पार्टिकल नेचर का भी हमें कुछ प्रूफ मिल गया। ठीक है। देन क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगली। एक साइंटिस्ट आए, कौन, डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि जैसे क्या हाइपोथेसिस दिया कि जैसे लाइट का, जिसको हम वेव समझते थे, उसका पार्टिकल नेचर है, वैसे ही मेरा सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, उसको हम पार्टिकल समझते थे पर उसका भी वेव नेचर है। मतलब उन्होंने बोला कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा मैटर है, मैटर का भी वेव नेचर है। तो डी ब्रॉगली ने दिया कि मैटर हैज ऑल्सो वेव नेचर, और उन्होंने ही दिया कॉन्सेप्ट, उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया किसका, डुअलिटी ऑफ मैटर के बारे में, और उसको बोलते हैं क्या, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। मतलब मैटर लिख दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मेरा प्रोटॉन्स आ गया, हाँ या ना, न्यूट्रॉन्स आ गया, हाँ या ना, जितना सब एटॉमिक पार्टिकल है सबको उन्होंने भर दिया, बोला कि उनका डुअल नेचर है। और इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि जैसे हम लाइट को लेके जो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वेव नेचर के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन को लेके भी वेव नेचर देखेंगे हम, तो वो भी लाइट जैसा बिहेव किया। मतलब उससे भी हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला वो लाइट किसके जैसा मिला, लाइट जैसा मिला। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है। तो वहां से हमें पता चला कि मैटर ऑल्सो है वेव नेचर। तो डी ब्रॉगली ने एक अपना रिलेशनशिप दिया, डी ब्रॉगली ने अपना एक रिलेशनशिप दिया। उन्होंने बोला कि लाइट एंड मैटर बोथ हैव dual nature, that is they are wave also and particles also, they are wave and particles both। ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, उनका रिलेशन जो है, उन्होंने एक रिलेशन दिया जो कि वेव और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बाइंड करता है एक साथ, जो कि वेव और पार्टिकल वेलोसिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स को बाइंड करता है एक साथ। उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया लैम्ब्डा इक्वल टू एच बाय पी। ये उन्होंने डिराइव करवाया था कहां से, आइंस्टाइन का इक्वेशन जो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एंड क्या दिया था, जो प्लैंक का जो एक्सप्रेशन था E इज इक्वल टू एच न्यू, दोनों को कंपेयर करके उन्होंने डिराइव किया था। मैं वो नहीं करवा रहा। तो उन्होंने रिलेशन दिया क्या, लैम्ब्डा इक्वल टू एच बाय पी, जहां पे P होता है क्या, मोमेंटम, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और मेरा लैम्ब्डा होता है क्या, वेवलेंथ। तो अच्छे तरह से देखिए, मेरा वेवलेंथ जो है वो प्रॉपर्टी किसका है, वेव का है। मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी है,
पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी और वेव का एक प्रॉपर्टी को दोनों को कंपेयर ही करवा दिया, दोनों को कंपेयर ही करवा दिया। इसको ही बोलते हैं क्या, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एंड लाइट भी बोलते हैं हम, क्योंकि लाइट भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर लाइट है मेरा तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी इक्वल टू एच बाई एम सी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, आया ना, जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर नॉर्मल मैटर है, नॉर्मल मैटर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, एच बाई पी इक्वल टू एच बाई एम बी, जहां पे भी है क्या, वेलोसिटी ऑफ वही मैटर, वेलोसिटी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लिया तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिया तो न्यूट्रॉन। तो ये रिलेशनशिप हमें मिल गया, मतलब वेव और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपैरिजन मिल गया। ठीक है, तो जो हमें वेव नेचर मिला मैटर का, जो वेव नेचर मिला मैटर का, वेव ऑफ मैटर जो हमें मिला उसको हम मैटर वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर वेव भी बोलते हैं और डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं। ठीक है, मैटर वेव भी बोलते हैं और इसको डी ब्रॉगलिस वेव भी बोलते हैं, डी ब्रॉगलिस वेव भी बोलते हैं। समझ में इतना तो आ गया है। बी कैपिटल होगा, डी ब्रॉगलिस वेव भी हम बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, यही था बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी देखिए लैम्बडा इक्वल टू है क्या, एच बाई पी है, इक्वल टू एच बाई एम भी हमने लिख दिया, आया ना। और आपको उसके बाद पता है क्या, पी स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू होता है मेरा काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इंप्लाइज मैं लिख दूंगा p के जगह पे क्या, 2m का रूट ओवर। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्बडा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2m का रूट ओवर। ये वाला इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, देन आपको एक चीज देखिए, अगर जो मेरा एनर्जी है वो अगर कुछ पार्टिकल को ये मतलब बेस करके है, अगर चार्ज मेरा Q है एंड वोल्टेज मेरा V है, तो आप सबको पता है EK इक्वल टू लिख सकते हैं हम Q इंटू V, हाँ या ना। तो दैट इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल टू हम लिख सकते हैं h बाय 2m QV का रूट ओवर। अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा EV, नॉर्मल है तो ये हो जाएगा QV। तो फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू h बाय 2m EV का रूट ओवर। E होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, वोल्टेज V में, तो इस एक्सप्रेशन को भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आया देखिए, उसके बाद अगर कोई न्यूट्रॉन है, इफ एनी न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट in thermal equilibrium at temperature T, अगर कोई न्यूट्रॉन है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है एट टेम्परेचर T, देन हम एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं KT। एनर्जी को लिख सकते हैं क्या, KT, जहां पे मेरा K है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
के है मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो के का वैल्यू कितना आता है, के इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल फॉर केल्विन। और H का वैल्यू क्या होता है वो भी आप लिख लीजिए। H का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू h बाय रूट ओवर ऑफ 2m ई के जगह मैंने लिख दिया के टी, 2m के टी। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, और एक प्रिंसिपल आया। मतलब उसने बोला कि अगर कोई क्वांटम पार्टिकल है, मतलब अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है, तो क्या होगा, उसका पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, अनसर्टन रहता है। पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो क्या रहता है, अनसर्टन रहता है। क्योंकि पकड़ लीजिए आप, तो आप पकड़ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, आप पकड़ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हाँ या ना, तो मूव करेगा तो पार्टिकल, देखो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो है, पोजीशन और मोमेंटम क्या रहता है, पार्टिकल नेचर ही रहता है ना, हाँ या ना। और वेव नेचर कब रहता है, वेव नेचर रहता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब जब मैटर का मूवमेंट होता है तब ही उसका वेव नेचर रहता है। अगर मैटर स्टेशनरी स्टेट में है, अगर कोई भी मैटर स्टेशनरी स्टेट में है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो मोशन में ही नहीं है, तो उसका वेव नेचर आ नहीं सकता। उसका वेव नेचर आने के लिए उसको मूव करने का जरूरत है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यह उसके बाद हम आते हैं हिजेनबर्ग में। तो हिजेनबर्ग में क्या क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है कुछ, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ पोजीशन भी हो सकता है, कुछ मोमेंटम भी हो सकता है, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है। पर देखिए अगर मैं क्या करूं, उसको देखूं, मतलब मुझे उसका पोजीशन डिटरमाइन करना है, पकड़ लीजिए पोजीशन डिटरमाइन करना है। तो एक चीज को हम कब देखते हैं, जब जाता है उसके ऊपर क्या होता है, अगर मुझे आपको देखना है तो क्या होगा, लाइट जाएगा आपके ऊपर गिरेगा, वो उसके बाद रिफ्लेक्ट होके मेरे आई में आएगा, आंख में आएगा, और मुझे आप दिखेंगे, यही सिंपली होता है। तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए भी क्या होना चाहिए, लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन हम अपने आंखों से देखेंगे। यूजिंग हम माइक्रोस्कोप यूज करके देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम वहां से देखेंगे। पर जब हम लाइट को इसके ऊपर, मतलब जब लाइट आके इसके ऊपर गिरेगा, तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि ये जो लाइट है, ये लाइट इसको अपना एनर्जी दे देगा। ये लाइट का एनर्जी को ये लेके क्या करेगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब ये मूव कर जाएगा। समझ में आया। तो जब हम इसको देखेंगे, इसका पोजीशन देखने के लिए, तो लाइट जब इसके ऊपर गिरेगा तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो हमें इसका पोजीशन पता चल जाएगा, पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसीलिए हमें उसका मोमेंटम पता नहीं चलेगा। समझ में आया। तो हम इलेक्ट्रॉन को देख लेंगे कि वो कहां पे है, पर क्या हुआ होगा, उसका वेलोसिटी का चेंज हो गया होगा, इसलिए हम उसका मोमेंटम को देख नहीं
मतलब मोमेंटम हम सही से कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। वही दिया था हिजनबर्ग ने। तो हिजनबर्ग का सिर्फ आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए। तो हिजनबर्ग का एक्सप्रेशन था डेल पी डेल इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ठीक है, एच बाय 4 पाई। कुछ जगह पे ऐसे भी लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कॉट बाय 2। जहां पे एच कॉट क्या होता है, एच बाय 2 पाई को बोलते हैं क्या, एच कॉट। ठीक है, तो डेल्टा पी है मेरा क्या, अनसर्टनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स है क्या, अनसर्टनिटी इन पोजीशन। अनसर्टनिटी इन पोजीशन, समझ में आया। अनसर्टनिटी इन मोमेंटम, ये होगा अनसर्टनिटी इन पोजीशन। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच बाय 4 पाई। तो इनमें से एक ही सर्टन होगा, दूसरा अनसर्टन होगा। ठीक है, अगर हम एक को सर्टन पकड़ेंगे तो दूसरा अनसर्टन हो जाएगा। अगर मोमेंटम को हम पकड़ेंगे कि हम मोमेंटम जान पा रहे हैं, तो हम उसका पोजीशन जान नहीं पाएंगे। वही है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको हम डिफरेंट टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये एक्सप्रेशन में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई। तो डेल्टा ही होता है अनसर्टनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी रहता है अनसर्टनिटी इन टाइम। अनसर्टनिटी इन क्या है, टाइम। और अगर हम इसको एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ठीक है, तो मेरा डेल्टा थीटा होता है अनसर्टनिटी इन एंगल, और डेल्टा जे होता है अनसर्टनिटी इन एंगुलर मोमेंटम। तो ये 3 एक्सप्रेशन आता है, ये 3 एक्सप्रेशन आता है। आप इन तीनों को अच्छे से याद रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एक का दिया होगा दूसरे का दिया नहीं होगा। अगर डेल पी दिया होगा, डेल एक्स मांगा होगा, तो आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे नियरली इक्वल टू एच कॉट बाय 2। मतलब इसको आप इक्वल टू ही कर दोगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे भी क्या करना है, इक्वल साइन कर देना है, यहाँ पे भी आपको इक्वल साइन ही कर देना है अगर आपको क्वेश्चन आया वैसा। तो ये था हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका एक क्वेश्चन जो आया था प्रीवियस ईयर में, मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन is accelerated through 344 volts and reflected from crystal lattice crystal lattice. The fast
रिफ्लेक्शन मैक्सिमम occurs at glancing angle 60 degree, then determine spacing of क्रिस्टल। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक है जो एसिलेटेड है थ्रू क्या 344 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, और बोला है कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो फास्ट मैक्सिमम ऑकर्स एट ग्लांसिंग एंगल क्या 30 डिग्री। डिटरमिन स्पेसिंग इन क्रिस्टल। तो इस क्वेश्चन में देखिए सॉलिड स्टेट का भी थोड़ा एप्लीकेशन है। आपको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू ब्राग्स लॉ और ब्राग्स इक्वेशन क्या था, एल लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, आया ना, जहां पे d था क्या स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल, लैम्बडा था क्या वेवलेंथ, और n क्या था ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, और थीटा था ग्लांसिंग एंगल। तो ये है मेरा क्या ग्लांसिंग एंगल। तो ये किसके लिए होता है, ये वेव के लिए होता है। तो आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन का वेव रिलेशनशिप भी रहता है, आया ना। तो मुझे यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल दिया है। तो मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है, क्योंकि मुझे डी निकालना है, थीटा दिया है, तो मुझे क्या चाहिए लैम्बडा चाहिए। एन इक्वल टू भी यहाँ पे 1 दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। तो मुझे डी और लैम्बडा मेरा अननोन है, तो मुझे डी निकालना है, मतलब मुझे लैम्बडा निकालना पड़ेगा। तो लैम्बडा को कैसे मैं निकालूंगा, डी ब्रोगली इक्वेशन यूज करके, और h बाई पी लिखेंगे। तो ये होगा h बाय क्या हो रहा था 2m/e हो रहा था। और एनर्जी को हम क्या लिख रहे थे, अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है तो उसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई भी, जहाँ पे भी है वोल्टेज, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल टू क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल में रहा। ये हो गया क्या 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 है ना। ये वाला ऊपर वाला किस में है, जूल में है। तो मास को भी हम लेंगे किस में, केजी में। मास को भी हम लेंगे क्या केजी में, क्योंकि ये जूल सेकंड में है। उसके बाद क्या दिया है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.620 इंटू 10⁻19 कूलम, हाँ या ना, इंटू मेरा वोल्टेज है जो 344 वोल्ट्स, उसको मैं पुट कर दूंगा, तो मेरा इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रहा है 6.6 इंटू 10⁻11, 6.6 इंटू 10⁻11 आ रहा है इसका वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा d इक्वल टू लिखूंगा क्या एल लैम्बडा बाय 2 साइन थीटा इक्वल टू n का वैल्यू कितना होगा 1 है, लैम्बडा का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्या 1 इंटू 6.6 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3/2 इक्वल टू मेरा आया 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आया? तो मेरा आंसर आएगा 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो डिटरमाइनिंग स्पेसिंग बिटवीन द सिस्टम्स 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। तो ये जूल में है, इसको केजी में लिया तो इसका भी यूनिट एसआई में आया, मीटर में आया। उसके बाद वहां से हम क्या निकाल दिए, डी का वैल्यू निकाल दिए और वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी इसको इरेज करता हूं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, इफ ए कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम इज नोन टू बी 5% ऑफ 2h कॉर्ड, देन द एंगुलर ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ एंगल इज। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप एक टर्म पढ़े थे जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम और एंगल था, जो था ये वाला, आया ना। तो इसको हर वक्त कैसे सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है, हर वक्त सॉल्यूशन में इनको इक्वल कर देना है। उसके बाद क्या है, मेरा गिवन क्या है, डेल्टा जे है, जो है क्या 5% ऑफ 2h कॉट, मतलब क्या हो गया 5 इंटू 2 इंटू एच कॉट बाय 100। 5% मतलब 5/100 इक्वल टू हो गया क्या 10/100 एच कॉट। कैंसल आउट कर दीजिए एच कॉट बाय 10। तो एच कॉट का वैल्यू क्या होता है, h/2π इंटू 10 इक्वल टू h/20π। h/20π ये मुझे मिल गया। किसका वैल्यू है ये, डेल्टा जे का वैल्यू आया ना। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू मेरा हो गया क्या, h/4π इंटू 1/Δj इक्वल टू हो गया h/4π इंटू 1/h/20π इक्वल टू लिख देंगे हम h/4π इंटू 20π/h। h कैंसल आउट हो गया, पाई कैंसल आउट हो गया, 4 5 जा 20, तो मेरा आ गया 5 डिग्री। तो मेरा डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 5 डिग्री, ठीक है, जो कि मेरा आंसर है, जो कि मेरा आंसर है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो आज का क्लास यहाँ खत्म हुआ। आज हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है क्वांटम केमिस्ट्री का और ये प्रिंसिपल्स पढ़ लिया। यहाँ से क्वेश्चन आपका गेट में मैक्सिमम आता है, तो आप थोड़ा ये क्वेश्चन जो भी रिलेटेड मिलेगा आपको सॉल्व कर देना। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्या क्या इन्वॉल्व है और आगे के बारे में, जो ऑपरेटर है क्या होता है वो, उसका कैसे यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म हुआ। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।